व्यूवर्स, हमारे साथ शिव कुमार बिलग्रामी साहब मौजूद हैं, जो कि साहित्य की दुनिया का एक बड़ा नाम है। पिछले एक लंबे समय से अच्छी शायरी करते आ रहे हैं, गीतकार हैं, गीत भी लिखते हैं और मुशायरों में भी इनको देखा जाता है। तो आपका स्वागत है बिलग्रामी साहब, क्योंकि हमने देखा कि आपके कई गाने जो फिल्मों वगैरह में भी, जो फिल्मी स्टार हैं, प्लेबैक स्टार हैं, जो सिंगर, उन्होंने भी गाए हैं और भी आपने मुशायरों में भी आपको देखा जाता है। तो ये जो आपका सफ़र है, जो आज एक शुरू से लेके पिछले, मुझे लगता है करीब 3 दशक से, मेरे ख्याल आप जी, जो मेरे को जो आइडिया लगा आपका सब प्रोफाइल देखकर, करीब 3 दशक से शायद इस फील्ड में आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है शुरुआती दौर के बारे में आपके जानना चाहूँगा, एज ए साहित्यकार, जो आपकी जो रचनाएं जो कब से लिखनी आपने शुरू की। सबसे पहले तो फेस ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हमें आपकी जानिब से ये मौका मिला कि आपके व्यूवर्स से मैं रूबरू हो सकूं। और जहाँ तक आपने मेरी अदबी यात्रा के बारे में पूछा है, और ये आपने बता ही दिया है कि लगभग 3 दशक हो गए हैं मुझे इस क्षेत्र में। वास्तव में हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं अपने नाम के आगे बिलग्रामी लिखता हूँ, और हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िला में एक तहसील है बिलग्राम, और ये एक अदब का बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ हर साल एक नया शायर पैदा होता है। अल्लामा आज़ाद से लेकर के अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा शायर वहाँ हुए हैं, और जिन्होंने बड़ी म्यारी शायरी की है, जिनकी फ़ारसी और उर्दू में, अरबी और फ़ारसी में भी किताबें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अदबी खिदमात एक तरह से हमारे खून में ही है, वहाँ के मौसम में ही है। हम वहाँ से, ये हमारे आसपास का जो माहौल था, हम उसमें ही पले बढ़े। तो ये लोगों के बीच में उठते बैठते सुनते ये सब शायरी आ गई। और मेरे पिता जी रघुवर सिंह जी, वो बहुत बड़े एक उस क्षेत्र के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनको बहुत शौक था, जो मैं जब छोटा था तो मुझसे रामचरितमानस और दूसरी ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़वाते थे। वो बैठते थे पास में और कहते थे पढ़ कर के सुनाओ। तो वो बचपन से अब एक तरीके से वो हम में संस्कार पड़े, उनके दिए हुए वो संस्कार आए, और ये धीरे धीरे ये आगे चल कर के हम भी उसमें रमते गए। मगर परिवार में कोई, मगर साहित्य की दुनिया से कोई जुड़ा हुआ नहीं? नहीं, मेरे परिवार में साहित्य की दुनिया से कोई भी जुड़ा हुआ मुझसे पहले नहीं था। अब तो मेरे परिवार में और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझसे पहले ऐसा कोई घोषित तौर पर कोई लेखक या साहित्यकार नहीं था। तो ये जो है मन में जो जिज्ञासा कैसे पैदा हुई है आपके? जैसे मैंने बताया ना कि जो पिताजी का प्रयास रहा। ये पिताजी का प्रयास था, और जब मैं छोटा था, 7 साल का तकरीबन रहा था, तभी मेरी माँ की कैंसर से डेथ हो गई थी। तो मुझे एक एक वो कमी सी कुछ रहती थी, कहीं एक खालीपन, एक सूनापन रहता था, और वो जब मेरे अंदर उमड़ता घुमड़ता था, तब मैं उसको लिख लिया करता था। मैंने अपनी पहली रचना जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तब लिखी थी, और उसके बाद में जब 11th 12th में जब बिलग्राम में जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं अक्सर कुछ न कुछ लिखता रहता था। मतलब ये बचपन का शौक है आपका, शुरू से रहा जी, ये सब? जी, ये बहुत बचपन का है, बहुत शौक, शुरू का शौक। इसको मैं शौक नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से जैसे कोई मुझे डिक्टेशन कर दे रहा है कि आप ऐसा लिखिए। ये शौक से ही चीज़ें नहीं आती हैं, ये कुछ ऊपर वाले की एक विशेष कृपा भी मुझ पर रही
कि उसने मुझसे कुछ न कुछ ऐसी रचनाएँ करवाईं जिनको आज तमाम लोग गा भी रहे हैं, और बहुत सारे आने वाले वक्त में भी बहुत सारे लोगों के सामने वो अच्छा, ऐसी कौन सी, ऐसी कोई रचना ऐसे उसका जो थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे हम चाहूँगा दर्शकों को, कि जो आपको लगा होगा कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो गई? हाँ, जैसे मेरी एक शिव स्तुति है। जब अभी ये हाल की ही रचना है, 2016 में मैं धर्मशाला गया था अपने किसी कार्य से, तो वहाँ के पहाड़ों को देख करके मैं उस समय मैं गज़लें लिखता था, और वही एक मंज़र मेरे सामने था बहुत अच्छा कि हम कोई इसमें अच्छी गज़ल लिखें। लेकिन चूँकि कहा जाता है हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में कि पहाड़ों पर शिव जी का वास है, तो वहाँ पर एक रचना हुई और वो शिव स्तुति है। मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि कौन दिशा में छुपकर बैठा ओ गंगाधर पर्वतवासी, एक झलक दिखला जा मुझको ढूंढ रही हैं अखियाँ प्यासी। भव विरूपाक्ष जटाधर तारक तेरे नाम लगे अति सुंदर, तू ही सोम सदाशिव मेरा, तू ही मेरा देव दिगंबर, तू ही उग्र कपाली मेरा, तू ही मेरा गुरु सन्यासी, एक झलक दिखला जा मुझको ढूंढ रही हैं अखियाँ प्यासी। भव विरूपाक्ष जटाधर तारक तेरे नाम लगे अति सुंदर, तू ही सोम सदाशिव मेरा, तू ही मेरा देव दिगंबर, तू ही उग्र कपाली मेरा, तू ही मेरा गुरु सन्यासी, एक झलक दिखला जा मुझको ढूंढ रही हैं अखियाँ प्यासी। विश्वेश्वर गिरिनाथ अनघ मृड शिव त्रिपुरांतक दक्षाध्वरहर, खंड पर शाश्वत प्रमथाधिप गिरिप्रिय हवि कवि शिशु परमेश्वर, तू नटराज त्रिलोचन शंकर, तू ही जग का अंतिम लासी, एक झलक दिखला जा मुझको ढूंढ रही हैं अखियाँ प्यासी। ये आस्था से प्रेरित आपकी पंक्तियाँ हैं, जो आपके जो मन के भाव। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके की जैसे मेरी एक गणेश स्तुति है, दुर्गा स्तुति है। गणेश स्तुति और दुर्गा स्तुति संस्कार चैनल पर मेरी बेटी आख्या सिंह ने गाई है, और वो संस्कार चैनल पर अक्सर मतलब उनको देखा जा सकता है। इसी तरह से मेरी एक हनुमान ललिताष्टकम करके है, हनुमत ललिताष्टकम एक रचना है, एक श्री राम स्तुति रचना है। तो ये अपने आप में धार्मिक रचनाएं काफ़ी रही हैं, बहुत बहुत धार्मिक रचनाएं रही हैं। और जो हमारी शायरी है उसमें भी कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअलिज्म है, एक तसव्वुफ का कहीं न कहीं पर उसका जिक्र आता है कि दुआ लबों पे तो आँखों में बंदगी रखना, नए अमीर हो तुम खुद को आदमी रखना, उतर न जाए कोई रंज दिल में गहरे तक, हर एक रंज का एहसास कागजी रखना है। या इसी तरीके से बहुत सारी है कि तेरी दुनिया में किसी से भी मेरा बैर न हो, मेरे अल्लाह कोई गैर भी अब गैर न हो, तेरी कुर्बत में रहें तुझसे कभी दूर न हो, तुझसे जो दूर रखे ऐसी जगह पैर न हो। तो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें कहीं मगर एक क्वालिटी और भी आपकी शायरी में देखने को मिल रही है कि आप हिंदी और उर्दू को कैसे मैनेज कर पाते हैं, कि आप जो शुद्ध हिंदी भी एक तरफ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल गाढ़ा उर्दू जिसको कहते हैं कि वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मैं एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो लखनऊ से है। लखनऊ में हिंदी भी बहुत अच्छी बोली जाती है और उर्दू भी बहुत अच्छी बोली जाती है। मैंने ग्रेजुएशन शिया कॉलेज से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कैनिंग कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने शुरू में बताया कि मैं बचपन में ही हिंदी ग्रंथों का बहुत अध्ययन करता था, तो उससे और जिस क्षेत्र से मैं हूँ वहाँ पर लोगों की हिंदी अपने आप स्वतः बहुत अच्छी हो जाती है। हिंदी ग्रंथों के अलावा मैं संस्कृत मेरा विषय रहा 12th तक, तो मैं संस्कृत अभी भी बहुत अच्छी पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और मेरी संस्कृत में भी कुछ रचनाएं हैं। मगर ये जो एजुकेशन के साथ साथ जो शायरी आपकी चली, तो कहीं एजुकेशन आपकी कोई प्रभावित नहीं, एजुकेशन प्रभावित नहीं हुई। और आपको ये जान करके बड़ा हैरानगी होगी कि मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया है। मेरा एमए तो मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत
लगभग 4 भाषाएं मुझे आती हैं, जिनमें मैं ये तो उपलब्धि है कि यूपी कैडर से होते हुए आप जो है इंग्लिश में जो अगर आपने जी जी, मैं बहुत रिमोट उससे था। मैंने 6 क्लास में ABCD सीखा था और उसके बाद में अपने मतलब ईश्वर की कृपा से या ऊपर वाले की रहमतों से ऐसा हुआ कि मैं जब आया लखनऊ में तो वहाँ जब वहाँ से लखनऊ आया तो हमें कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ सिटी मॉन्टेसरी, ला मार्ट के और अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चों को मुझे ट्यूशन देनी होती थी। तो उनको हम इंग्लिश में पढ़ाने के लिए मुझे पहले इंग्लिश सीखनी बहुत पड़ी और दूसरे उसका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा करना पड़ा। तो एक इंग्लिश में एक मेरे कुछ ऐसी खुशकिस्मती भी हुई कि इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ाया जाता है, तो लखनऊ में एक इंग्लिश लिटरेचर में ही एक पेपर होता है फोनेटिक्स का, ध्वनि विज्ञान जिसको कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को कैसे उसका प्रोनंसिएशन कैसे होना चाहिए, उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, ये उसमें सिखाया जाता था। तो वो भी हमने पढ़ा और उसके अलावा हम कई मुस्लिम फैमिलीज़ में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ उन लोगों के बोलने के ढंग से मुझे लगा कि मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत मीठी ज़बान है। और मुझे जब वहाँ के लोग, उनके घर के लोग उर्दू में मुझसे बात करते थे, तो मुझे अपने आप एक अट्रैक्शन होता था कि मैं इसको सीखूं। तो वहाँ से मुझे कुछ उर्दू का ये मतलब शौक़ हुआ और मैंने उर्दू सीखी। जब नई नई शादी हुई आपकी तो उस पीरियड के बारे में थोड़ा सा बात करें। एक्चुअली मैं यहाँ मेरी जॉब लग गई थी। मैं पार्लियामेंट में, जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा में मैं वहाँ पे जॉब करता था और शादी मेरी जयपुर से हुई। हमारे इनलाज वैसे तो उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, तो बाद में रिटायरमेंट के बाद वहीं बस गए। वहीं से मेरी शादी हुई। और नहीं, ससुराल पक्ष को बताया आपने आप शायर भी हैं? नहीं नहीं, वो कभी नहीं बताया। और ससुराल पक्ष वालों को तो बहुत बाद में ये पता चला कि मैं कुछ लिखता वगैरह हूँ। अगर ये उनको पता चल जाता तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। तो वहाँ लोगों को, मेरी वाइफ जो हैं वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, बहुत क्वालिफाइड पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। उनका एक दूसरा टेस्ट है। और मेरी बेटी जो है वो सिंगर है, वो कभी कभी मेरी पोइट्री भी गाती है। तो मेरे घर का एक माहौल जो है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। तो वाइफ को कभी दिक्कत नहीं हुई कि भाई शायर हैं, जो है हमारी जो फैमिली है, जो पारिवारिक माहौल है, उसको कभी प्रभावित किया हो आपकी शायरी ने, कि भाई शायर को तो लिखने का शौक़ है, रातों को लिखते होंगे आप, और वो जब आराम का टाइम है जब, तो ये बिल्कुल दिक्कत होती है। और ऐसा नहीं है, तो हमने एक दूसरे से मिनिमम अपेक्षाओं पे रहते हैं कि वो अपना पेंटिंग एक कमरे में लेकर के पेंटिंग वर्क करती हैं और मैं दूसरे कमरे में बैठ करके अपना लिखता हूँ। तो एक दूसरे के काम में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है किसी तरीके से। चलिए, इस तरीके से बड़ा अच्छा लगा आपको। अब लेते हैं ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बिलग्रामी साहब। सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हमारे साथ शिव कुमार बिलग्रामी साहब मौजूद हैं, जो कि साहित्यकार हैं। जैसा कि हमने बताया, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास लम्हों के बारे में भी आज उनसे डिस्कशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। बिलग्रामी साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, हम जानना चाहेंगे कि जो कुछ ऐसे क्षण आपकी, जो शादी की हम बात कर रहे थे, कि शादी के दिनों के बाद कुछ अब तक का जो सफ़र है आपका, जो पारिवारिक सफ़र है, उसमें कुछ आपकी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ कुछ ऐसे क्षण हो जो आप याद रहे हो, यादगार बन गए हों? जो कुछ जी, शादी के बाद के यादगार क्षण तो ही हैं, उसके पहले के भी हैं, लेकिन जो शादी के बाद के जो यादगार लम्हे होते हैं वो दिल दुखा जाते हैं कई बार। लेकिन एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि शादी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पत्नी खुद एक आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी, लेकिन शादी के बाद जब मैं पहली बार हम दोनों मिले तो मैंने पहली बार उन्हें बताया कि मैं कुछ लिखता हूँ, मैं पोइट्री करता हूँ और तुम्हारी कोई रुचि है इसमें कि नहीं है। तो उसकी कोई खास रुचि मुझे नज़र नहीं आई। कुछ देर तक तो वो चुप बैठी रही। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कोई शेर वगैरह आता है? तो वो उसने एक शेर मुझे सुनाया कि दिल करता है तेरी झील सी आँखों में डूब जाऊं छपाक। तो मैं बहुत हंसा पहली बार कि इस तरीके की भी कोई शायरी होती है क्या। लेकिन उसके बाद में तमाम ऐसे लम्हे हैं जो यादगार हैं। लेकिन मेरी बेटी जो है वो भी एक सिंगर है और मेरी पोइट्री को बहुत अच्छे से गाती है। तो मुझे कभी कभी ये इस बात का वो होता है, बड़ा फ़क्र होता है इस बात पर कि एक बार मैं उर्दू सीखने के बाद भी इसमें जो नुक्ता का प्रॉब्लम होता है, तो कई बार एक तो हम यूपी से हैं तो प्रॉपर उर्दू का प्रोनंसिएशन कई बार हमें उसमें चूक हो जाती है। तो एक बार मैंने जिगर बोल दिया तो उस पर मेरी बेटी ने मुझे टोका कि जिगर नहीं जिगर होता है पापा। तो मुझे बड़ी इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि बेटी ने इतने अच्छे ढंग से भाषा की गहराई को समझा है, सीखा है। और इस तरीके से बहुत सारे यादगार लम्हे हैं ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता ही रहता है। अगर आपकी शायरी की बात करें, कोई किताब वगैरह भी आपकी मार्केट में? जी, मेरी अब तक 2 किताबें आई हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा शुरुआती रुझान जो था वो हिंदी गीतों की तरफ, और जो आजकल एक होती है कविता जो फ्री वर्स जिसको कहते हैं, तो उस तरफ था मेरा शुरुआती रुझान। लेकिन 2010 में मुझे एक मेरे मित्र ने उस्ताद सर्वेश चंदौसवी साहब से मिलवाया और उनसे, वो हमारे घर के नज़दीक ही रहते थे, तो उनसे अक्सर मिलना जुलना होता था। तो वो धीरे धीरे मुझे शायरी की तरफ ले आए। पहले मुझे ये शायरी की जो तकनीकी इसका पहलू है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने ही रदीफ, काफिया, मीटर, बहर और ये सब अरकान, ये अरूज, इसके बारे में उन्होंने करीब मुझे 1 साल उन्होंने सिखाया। और उसके बाद में हम फिर बाकायदा इस शायरी के उसमें गिरफ्त में आ गए और हम शायरी करने लग गए। दर्शकों को क्या आपका कोई गीत सुनवाया जाए? जी, हाँ, एक गीत में अभी मेरा हाल में ही एक गीत लिखा है। मैं उसके थोड़ा सा नैराश्य वाला गीत है, लेकिन चूँकि एक निराशा भी एक ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे अनेक लम्हे आते हैं ज़िंदगी में जब आदमी निराशा में डूबा होता है। मैं एक प्रेम का गीत सुनाता हूँ जी, कि कोशिश करता हूँ कि गीत को गीत की तरीके से पढ़ूँ कि जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। जहाँ चिताएं जले न जल्दी
उस मरघट पर मिलने आना। जहाँ चिताएं जले न जल्दी, उस मरघट पर मिलने आना। वहीं कहीं पर मेरा तन भी जलता होगा, पता लगाना। उस मरघट के सूने पथ पर सजे सजाए द्वार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। वही ग्रंथ हैं ज्ञान ग्रंथ जो भ्रांत पथिक को राह बताएं। वही क्रियाएं योग क्रियाएं प्रियतम से जो मिलन कराएं। भटक न जाना चलते चलते, तुम्हें कई संसार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। मधुर मिलन के संकल्पों से भरे हुए हैं भाव हमारे। तुम आ जाना उसी जगह पर चमक रहे हैं जहां सितारे। इन्हीं सितारों की झिलमिल में हम तुमको साकार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो जीवन के उस पार मिलेंगे। जब हम तन में नहीं रहेंगे तब हम अगणित बार मिलेंगे। जीवन के इस पार नहीं तो उस पार मिलेंगे, ये भाव जो है आपके मन में, क्या दृश्य आपने जो खींचा है, ये कैसे मन में भाव आए? ये भाव एक्चुअली क्या होता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जब सीमा पर कोई सैनिक खड़ा होता है और लड़ रहा होता है, आमने सामने गोली चल रही होती है, और कोई सैनिक ऐसा होता है कि जिसका किसी से प्रेम संबंध है और उसकी शादी होने वाली है, और लेकिन वो देख रहा है कि अब तो सामने मौत आ गई है, तो वो क्या सोच रहा है, उसकी मनोदशा क्या चल रही होती है, वो क्या सोचता है, अपनी प्रेयसी के बारे में क्या सोच रहा होता है। तो वो एक उसकी मना स्थिति को पढ़ करके फिर मैंने इस गीत की रचना की। देश के जवानों को समर्पित हाँ, किए। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। हम यहीं पे फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द मिलते हैं। अयाज परफ्यूम्स। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। शिव कुमार जी, आपका सफ़र के बारे में हमारी बात हुई, मगर हम एक छोटा सा ब्रीफ में भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आपका बिलग्राम से लेकर दिल्ली तक के सफ़र में कुछ क्या क्या आपके जो है संघर्ष रहा, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि वस्तुतः मेरी पैदाइश एक बिलग्राम के पास एक छोटा सा गांव है जहां हुई थी, और उसके बाद मेरी तालीम जो है बिलग्राम में हुई। उस समय तक तो थोड़ा बहुत सब ठीक था, लेकिन जब मैं 12th करने के बाद में लखनऊ आया पढ़ने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी माँ मैं जब छोटा था तभी इंतकाल हो गया था उनका, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं शादी करके वहीं घर पर रहूं, और हमारी काफ़ी ज़मीनें हैं वहाँ पर, तो उनकी मंशा थी कि यहीं घर पर रहें, काम करें। लेकिन मैं उनकी अनदेखी करते हुए मैं लखनऊ आ गया, और जब लखनऊ आया तो बहुत ज़्यादा एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाया घर से। तो लखनऊ में मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो एक बड़ा लंबा दौर रहा वो संघर्ष का, कि हमें सुबह 7 बज करके और 7 बजे से मैं वहाँ पहले अपने कॉलेज जाता था,
8 बजे से क्लास होती थी तो 1 घंटा पहले निकलता था, 2 बजे वहाँ क्लास छूटती थी तो 3 बजे तक पहुँचता था, फिर खाना बनाता था, फिर 4-5 बजे जाकर वहाँ से ट्यूशन पढ़ाने निकल जाता था, फिर 9 बजे 10 बजे आता था। तो ये एक दिनचर्या हो गई थी। तो इतना हेक्टिक, इतना पैक्ड रहता था और फिर तरह-तरह के लोगों से मिलना, और उस छोटी उम्र में जब उस समय वहाँ पर कोई हमारे कोई सरपरस्त भी नहीं था हमारा, तो वो एक बड़ा लाइफ का बहुत संघर्ष वाला दौर था। यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चा हमारे इंडियन कल्चर में है कि जब तक बेटा जो है बाप की मार ना खा ले तो तब तक वो सफल नहीं होता। तो इस बारे में क्या आपने कितनी बार मार खाई? हाँ, बचपन में जब मेरे पिताजी मुझे नहीं मारते थे, लेकिन डांटते बहुत थे, और शायद उनकी घुड़की और डांट ही इतनी ज़्यादा होती थी कि उस मारने तक की नौबत नहीं आती थी, मैं उसी से कांप जाता था। तो मतलब बहुत मार तो नहीं पड़ी, लेकिन हाँ डांट बहुत पड़ी। और मेरे पिताजी वैसे भी अपने एरिया के एक बड़े दबंग किस्म के आदमी थे। वो उनको अभी भी मतलब इतना लंबा वक्त हो गया उनको, कम से कम गुजरे 20 साल 25 साल हो गए होंगे, 25 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग उनका नाम जानते हैं वहाँ पर। और मैं जब छोटा था उनके साथ में जाता था तो ऐसा कोई आदमी नहीं मैं देखता था जो उनका परिचित नहीं निकलता था और जो उनको नमस्ते सलाम राम राम नहीं करता था। तो वो एक ज़रूर था कि उनका एक दूसरा रुतबा था। लेकिन जब यहाँ लखनऊ में उन्होंने मुझसे कई बार पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, नौकरी करनी है। तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ कचहरी में एक नौकरी भी ढूंढ दी। और ये लेकिन मेरा वो कुछ किस्मत में कुछ अलग ही लिखा था कि मैं वहाँ से लखनऊ आ गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने आईएएस की कोचिंग के तैयारी करने के उद्देश्य से दिल्ली आ गया था। और यहाँ मतलब जब मेरा एक बार मतलब आईएएस में 89 में इंटरव्यू से रह गया था, नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद में 91 में फिर मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ और किस्मत में लिखा था। फिर मैंने पार्लियामेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें मतलब अप्लाई किया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और वहाँ मैंने क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। और वहाँ से अभी पिछली साल अक्टूबर में रिटायर हुआ हूँ, संयुक्त निदेशक के पद से रिटायर हुआ हूँ। तो इस बीच में मैं यहाँ जो है दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली मेरा आना जो हुआ था वो एक नौकरी की ख्वाहिश में हुआ था, नौकरी की तैयारी के लिए हुआ था। और यहाँ जब आया तो जब तक नौकरी नहीं लगी 3-4 साल, तो यहाँ पर भी बड़ा संघर्ष का दौर रहा। मैंने एक न्यूज़ एजेंसी में काम किया एज ए रिपोर्टर, फिर कुछ अखबारों में काम किया, फिर मैं हिंदुस्तान दैनिक अखबार है उसमें एज ए कॉलमनिस्ट उसमें मतलब कॉलम लिखने लग गया। नहीं, जब लखनऊ से जब दिल्ली आप आए तो वाइफ साथ में थी, शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी तो यहाँ मेरी मतलब लखनऊ से दिल्ली में आया था 91 में, और मैरिज मेरी हुई थी 97 में, जून 97 में। अभी कल मेरी मैरिज की जो है सालगिरह है। अच्छा, कल सालगिरह है भाई, आपको सालगिरह की बधाई भी। और ये मगर साथ में ये भी बताना पड़ेगा, भाभी की डांट कितनी बार खाई? उनकी तो डांट, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जिस दिन डांट न खानी पड़ती हो। तो अब तो आदत होगी। बिल्कुल, वो रंज से खूंगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज है। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि रोज रोज जब डांट पड़ती है तो उसको आप डांट मानते ही नहीं है, फिर तो उसको प्रेम में बदल जाता है। वो तो उसको एक ये समझ लिया पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप बात बता रहे थे, अपने सफर की बात चल रही थी जी। तो फिर जब यहाँ दिल्ली आया तो यहाँ हमने एज ए मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोजीशन में काम किया। लेकिन जब फिर पार्लियामेंट में मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट के रूप में, फिर थोड़े दिनों बाद ही वहाँ पर हमें प्रमोशन मिल गई और मतलब एग्ज़ाम हुआ और मैंने एग्ज़ाम के थ्रू
फिर हमने क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर के रूप में, असिस्टेंट एडिटर के रूप में ज्वाइन किया और वहाँ से फिर हमारा ये सफ़र चलता रहा। मैं पार्लियामेंट में अ, आने के बाद में हमने 1 साल बाद शादी मेरी हुई और यहाँ आने के बाद में फिर थोड़ा सा स्मूथ हो गया कि लाइफ में स्थिरता आ गई, स्टेबिलिटी और एक विश्वास भी पैदा हुआ कि हाँ, अब हमें कुछ बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी होता है लाइफ में तो हम कम से कम यहाँ सिक्योर हैं। ऑन ड्यूटी और जो है मैं और जो आप रिटायरमेंट की जो लाइफ है उसमें क्या महसूस करते हैं फ़र्क? उस समय तो बहुत एक्चुअली ऑन ड्यूटी होता है तो एक प्रेशर रहता है, ऑफिस का भी प्रेशर रहता है, काम का दूसरा प्रेशर रहता है और आने जाने का, ऑफिस पहुंचने का एक अलग प्रेशर रहता है। लेकिन क्या होता है कि जिस आदमी की रोज 10 घंटे काम करने की आदत होती है उसे एकदम फ्री बिठा दिया जाए तो ये भी उसके लिए एक सज़ा के तौर पे होती है कि वो। लेकिन मैंने इसीलिए पहले से ही एक ये जो है साहित्यिक क्षेत्र चुन रखा था। मैं ऑफिस में भी जाता था तो मेरा सुपरवाइजरी काम होता था, बहुत हमें वो नहीं करना पड़ता था, तो उसमें वहाँ पर भी बैठ करके मैं लिखता ही रहता था, ज़्यादातर कुछ न कुछ लिखता रहता था। और यहाँ घर पे आने के बाद में भी पढ़ना और लिखना यही 2 काम हैं, तो यही करता रहता हूँ और कभी कभार कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उनमें चला जाता हूँ। और कोई हॉबीज़ अलग से कोई? मेरी कोई और हॉबी है ही नहीं, मेरा स्पिरिचुअलिज्म और मेरी हॉबी है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म और बस मैं घूमना एक हॉबी है कि मैं अकेला, किसी के साथ नहीं, अकेला जाके पहाड़ों पे या नेचर के उसमें अकेला जाकर के इधर-उधर पैदल घूमूं वो मेरी हॉबी है। और वो अभी भी मैं कभी कहीं जाता हूँ तो थोड़ा सा समय निकालता हूँ कि मैं पैदल ही किसी तरफ चला जाता हूँ। दोस्त और दोस्ती? दोस्त तो दुनिया में एक्चुअली क्या है, बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त मिले। बचपन में भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन कोई कितनी दूर चला, कोई कितनी दूर चला, लेकिन अभी भी ये मुझसे जो लोग जुड़े मित्र के रूप में, वो 35 साल 40 साल अभी भी वही मेरे दोस्त हैं और वही मतलब है, उन्हीं से मिलना जुलना होता है। अगर मेरी बात भी होती है, बहुत कम बात होती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी किसी से, तो उन्हीं पुराने दोस्तों से ही होती है। नए दोस्त तो बहुत कम बन पाए या पुराने दोस्ती जब बैठते हैं साथ में तो क्या करते हैं? घर में कुछ हाँ घर तो की बुराइयां या कुछ नहीं वाइफों की बुराइयां? देखो ये हम एक्चुअली क्या है कि हमारा मेंटल लेवल उन सब से थोड़ा सा अलग है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी रुचि भी मेरी जैसी ही है, जिनकी रुचि ग्रंथों में है, साहित्य में है और अध्यात्म में है। तो हमारी अक्सर बातें जब भी होती हैं तो कि किसने क्या लिखा, किसने क्या सुना, किसने क्या पढ़ा और किसने क्या साधना की। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो बहुत अच्छे साधक भी हैं, जो जिन्होंने मतलब 10 साल की तपस्या, 20 साल की तपस्या हो गई और जो मतलब है, तो उनका भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन। शांत स्वभाव के हैं सारे दोस्त जो हैं, सभी सब सभी साहित्य से ताल्लुक रखने बिल्कुल वाले लोग बिल्कुल सब। बिल्कुल सभी सब मेरे, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो कोई ओछी या छिछली बात करे। मेरे जीवन में इस ईश्वर ने ये बहुत बड़ी कृपा की मुझसे कि मुझे ऐसे लोगों के पास में जाने नहीं दिया। टेंशन से दूर रखा। हाँ हाँ, और अगर आ भी गए तो वो अपने आप कट गए, कभी भी ऐसे लोग मेरे पास ये हकीकत टिक भी नहीं है, कभी भी पाएंगे। जो है ना चोर और साहूकार की दोस्ती नहीं हो सकती। जी बिल्कुल तो जो बिल्कुल। जैसा जैसे जिस व्यक्ति होगा उसका जो ट्यूनिंग उसी के साथ बैठती तो है। बस बस बिल्कुल ऐसी ही ट्यूनिंग रही। सभी दोस्त मेरे जो हैं बहुत ही अच्छे। और कभी कभी तो ये भी होता है कि शायद मेरी रुचि और मेरा कुछ वो देख करके कुछ लोग ऐसे थे जो शुरू शुरू में जैसे सिगरेट या बीड़ी पीते थे। अब जब उन्हें पता चल गया कि इनको पसंद नहीं है तो वो कम से कम मेरे सामने कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करते। तो बिलग्रामी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमारे साथ स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, जिन तक ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है, मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने लोगों से इसको शेयर भी करें, ताकि आप इसी तरीके के
हल्के फुल्के अंदाज की चीज़ें भी आप सुनते रहें और आपको आनंद आता रहे। थैंक यू वेरी मच।